88.4 एफएम पंशुल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ। दोस्तों, जब बात होती है प्रकृति की हिफाजत की, जब बात होती है पहाड़ों की, वनों की और जंगली जीवों को बचाने की, तब एक ही नाम हमेशा याद आता है, वन विभाग का। पिथौरागढ़ का हर पहाड़, हर पेड़ और हर सांस इनकी जिम्मेदारी में हिफाजत रहता है। ये सिर्फ हरे भरे पहाड़ पिथौरागढ़ की निगरानी नहीं करते, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिथौरागढ़ के वन अधिकारी, और जरा बिना देरी करते हुए मैं मिलवाता हूं आपको उनसे और जानते हैं कि कैसे हमारे पहाड़ का हर रंग, हर सुगंध हमारे भविष्य का हिस्सा है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंशुल पल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए मुझे। जी सर, सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं को आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2017 बैच का अधिकारी हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से पिथौरागढ़ में एज डीएफओ पिथौरागढ़ कार्यरत हूँ। जी, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके विभाग के जो है मुख्य काम क्या क्या रहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां कैसे हैं और वो कैसे उन कामों को पिथौरागढ़ में अभी कर रहे हैं। जी देखिए, प्रमुखतः जो वन विभाग का दायित्व है, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिंक्ड होती हैं। जैसे आपके कोई अवैध पातन का कार्य कर रहा है या कोई अवैध शिकार कर रहा है या कोई अवैध खनन कर रहा है, तो उस पर रोकथाम करना भी वन विभाग का काम होता है। दूसरा हमारा जो होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे हम बहुत बड़ा काम करते हैं, चाहे उनका हैबिटेट इन्हांसमेंट हो। इसी में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज साथ में आता है आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे आप कई बार सुनते होंगे कि किसी क्षेत्र में गुलदार आ गया है या किसी ने उसने किसी पे अटैक कर दिया है, तो इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करना ये वन विभाग का काम होता है, ताकि जो है मानव पे भी इसका कोई प्रतिकूल असर ना पड़े और जो जंगली जानवर है, जो वन्य जीव है, उसको भी हम सेफली रेस्क्यू करके हम उसको दूरस्थ क्षेत्र में छोड़ सकें। हम लोग लार्ज स्केल प्लांटेशंस करते हैं हर साल, जिसमें हमारे बहुत सारी स्कीम्स हैं। कैंपा है, राज्य सेक्टर है, जिसमें हम लोग लार्ज स्केल प्लांटेशंस के थ्रू फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जो हमारी सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे चाल, खाल, खंतियाँ, ये सब हम जंगलों में बनाते हैं, चाहे ताकि हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़े और जो है ग्राउंड वाटर का स्तर भी बढ़े। तो इस प्रकार के हम लोग जो है बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं कई क्षेत्रों में। जैसे यहाँ पे हमारे अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मृग विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें भी हम लोग जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का बहुत सारा काम करते हैं। जी सर, जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं आपके विभाग द्वारा पिथौरागढ़ में चलाई जा रही हैं सर? जी देखिए, इसमें हम लोग एक हमारी कैंपा स्कीम है। कैंपा स्कीम में हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में प्लांटेशंस करते हैं। इसी में राज्य सेक्टर में भी हम लोग जो है प्लांटेशंस का काम करते हैं। और जैसे आप जानते होंगे, हरेला पर्व हर साल आता है, तो हरेला पर्व भी हम लोग लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर इसको मनाते हैं और जो है लोगों को इन्वॉल्व करके वन पंचायतों को हम लोग जो है वृक्षारोपण का कार्य संपादित करते हैं। इसी प्रकार जो है आपका मुआवजे वितरण का भी हम लोग जो है काम करते हैं। जैसे मानव वन्यजीव संघर्ष में यदि किसी को गुलदार द्वारा घायल कर दिया गया है या सांप ने काट लिया है, तो उसको भी मुआवजा हम लोग जो हमारी राहत नियमावली है उसके प्रावधानों के अंतर्गत हम लोग जो है उसको भी देते हैं लोगों को। और वनाग्नि काल में भी जो है, जैसे फॉरेस्ट फायर का सीजन आता है गर्मियों में खासकर, उसमें भी हम लोग जो है पूरी टीम जो है मोबिलाइज करके फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करती है, लोगों को जागरूक करती है कि इस प्रकार की घटनाओं को कैसे हम लोग रोक सकते हैं और अगर कहीं वनाग्नि की दुर्घटना हो गई तो उसको कैसे हम लोग को कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे विभाग द्वारा किया जाता है। जी सर, अब ये जंगलों में आग लगने की बात चली रही है, तो इससे मिलता जुलता मैं सवाल आपसे पूछता हूँ सर। ये जंगलों में जो आग लगती है पहाड़ों में, खास करके गर्मियों के सीजन में, तो इसकी वजह क्या होती है और ये कैसे जो है आग लगती है और इतना फैल जाती है? जी देखिए, जो वनाग्नि की दुर्घटनाएं हैं उनके बहुत सारे कारक होते हैं, कोई एक कारक नहीं है जिससे जो है ये वनाग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं। मल्टीपल रीजंस ये होते हैं कि जो हमारे, अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ खासकर, तो पहाड़ों में जैसे आपके चीड़ के जंगल होते हैं, तो उसमें जो चीड़
चीड़ का पिरुल होता है, जो पाइन नीडल्स होती हैं, वो बहुत ही ज्वलनशील होती हैं। तो गर्मियों में जैसे जैसे पिरुल गिरना चालू होता है जंगलों में, तो फॉरेस्ट फ्लोर पे एक तरीके से वो पूरी तरीके से स्प्रेड आउट हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा अनजाने में जलती हुई बीड़ी छोड़ दी गई जंगल में, या जलती हुई सिगरेट छोड़ दी गई, तो उसमें पिरुल जो है आग पकड़ लेता है और बहुत तेजी से वो जंगलों में फैलता है। अगर मैं प्रमुख कारणों की बात करूं कि पहाड़ों में आग क्यों लगती है, तो इसमें बहुत सारे, जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे अगर बोलूं, तो जैसे लोग ज्यादातर, एक मिथ है लोगों के बीच में कि हम जंगलों में आग लगा देंगे गर्मियों में तो हमें बारिशों के बाद अच्छी घास मिलेगी। तो ये इस मेंटेलिटी से बहुत सारे लोग जो है घास के चक्कर में जंगलों में आग लगा देते हैं, ताकि बारिशों के बाद, ये उनका ऐसा मानना है कि जो है कि बारिशों के बाद जब ये जंगल जल जाएगा तो जो नई घास आएगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक तो ये कारण है। दूसरा क्या होता है कि कई, जैसे हम लोग ने पहाड़ों में देखा होगा, अक्सर लोगों के जो खेत होते हैं, गांव घर होते हैं, वो जंगलों से लगे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों को अपने खेतों में, जिसे आड़ा फुकान बोलते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं। तो आने वाले अपने जो आपका एग्रीकल्चरल सीजन होता है उसके लिए जो खरपतवार वगैरह लोग अपने खेतों में जलाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो उन्होंने सावधानी नहीं बरती, वहां पे खेतों में को जलाया और फिर वहां से आग जंगल में चली गई, क्योंकि वो जंगल वहां से लगा होता है। तो कुछ दुर्घटनाएं इसकी वजह से भी होती हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग जैसे जंगलों में बकरी चराने या इस तरह से जाते हैं, तो जंगलों में खाना बनाते हैं या कुछ करते हैं, वहां कई बार वो जलता हुआ वो आग छोड़ के चले आते हैं। तो कई बार वहां से भी जो है बहुत बड़ी आग की दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि लोग को जो घास की मांगे होती हैं उसमें आपसी रंजिश भी होती है, तो आपसी रंजिश के चक्कर में भी वो घास की मांगों को जला देते हैं। तो इस बढ़ते बढ़ते जो है आपके जंगल की तरफ चली जाती है। बाकी जो नेचुरल रीजंस है वो तो जैसे आपका है नेचुरल रीजंस, कहीं आपके बिजली चमक गई, या कहीं आपके जो पत्थर होते हैं वो कई बार पत्थर गिरते हैं तो उसमें आपस में फ्रिक्शन की वजह से चिंगारियां निकलती हैं, तो कई बार वो भी होता है। बट आमतौर पे हम लोगों ने देखा है इनकी संख्या बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, जो मैक्सिमम केसेस होते हैं फॉरेस्ट फायर के, वो मैन मेड फॉरेस्ट फायर्स के केसेस हम लोगों ने मैक्सिमम जो है इसको ऑब्जर्व किया है। जी, तो सर जब ऐसी तरीके की सिचुएशन आती होंगी और आपका विभाग आग बुझाने के लिए जाता होगा, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है सर? जी देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, क्योंकि एक बार जंगलों में आग लग गई तो वो क्षेत्र इतना बड़ा होता है, और खासकर अगर मैं पहाड़ों की बात करूं, टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप जानते होंगे जैसे पहाड़ में कई चट्टानी क्षेत्र होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ के टॉप में आग लगी होती है। हाँ। तो वहाँ पे 4-4, 5-10 10 किलोमीटर तक ट्रेक करके जाना पड़ता है। तो एक तो वो हमारे साथ बहुत समस्या आती है। दूसरी हमारे साथ समस्या आती है कि जो रात में जो आपकी आग लगती है, आपने कई बार देखा होगा पहाड़ में ऐसे जलते हुए पहाड़ दिखते हैं रात में, 2-3 दिन तक भी जलते हैं, 2-3, हाँ बिल्कुल। तो रात में आग पे आप काबू पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है, प्लस जो हमारे स्टाफ की सेफ्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई ऐसी घटनाएं भी हुई है जहाँ पे हमारा स्टाफ इंजर्ड भी हुआ है, किसी का पैर फिसल गया, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि तो इस प्रकार की तमाम चुनौतियां आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और हमारे पास उतने स्टाफ नहीं होते हैं, तो जब हम कम स्टाफ से बड़े क्षेत्र में आग पे काबू पाने की कोशिश करते हैं और नहीं पा पाते हैं, फिर वो और बड़े क्षेत्र में जो है फैल जाता है। तो कई बार आप देखते होंगे लार्ज फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, 2 दिन 3 दिन जंगल जल रहा है। अगर आप जैसे बात करेंगे जैसे बांज के जंगल होते हैं, तो बांज में वो आग देर तक रहती है, वो धीरे धीरे सुलगती रहती है, तो अब बांज में और टिपिकल हो जाता है आग पे काबू पाना। जी जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपके जो गार्ड्स हैं जो बुझाने के लिए आग जाते हैं, आपके कर्मचारी, तो उनको जब कभी हानि आ जाती है तो ऐसे में उनके लिए आपके विभाग उनकी क्या सहायता करता है? और कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी जान का भी जोखिम बने रहता है और कई बार शायद उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता होगा, तो ऐसे में उनके लिए क्या योजनाएं होती हैं, कैसे विभाग उनका साथ देता है? जी देखिए, बिल्कुल हमारी विभाग की बिल्कुल प्राथमिकता है कि आग तो बुझानी ही है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं, जो चाहे वो परमानेंट हो या फॉरेस्ट फायर वॉचर्स जो हम लोग आयोजित करते हैं फायर सीजन में, उनकी सेफ्टी के लिए भी हम लोग जो है तत्परता से काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब भी फॉरेस्ट फायर की सीजन की तैयारी करते हैं तो पहले तो हम उनको नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम लोग देते हैं। तो चाहे आपके फायर रेक्स होते हैं, पानी की बोतल होती है, बैग होता है, तो जो इक्विपमेंट उनको आग पे काबू पाने के लिए
चाहिए होता है वो हम लोग देते हैं। दूसरा, अगर यदि कोई हमारा फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट का कर्मचारी या फॉरेस्ट फायर वॉचर अगर चोटिल हो जाता है, उसको तत्काल हम लोग जो है फर्स्ट एड की मदद से पहले उसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आपको फिर अगर कोई उसको सीरियस इंजरी है तो अस्पताल में भी हम लोग रेफर करते हैं, और विभाग इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको देता है। हम लोग कई और एजेंसीज के साथ भी टाई अप करते हैं, जैसे WWF है या और NGOs हैं। तो अगर कोई सीरियसली इंजर्ड है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उन NGOs के माध्यम से भी विभाग ऐसे कर्मचारियों को सपोर्ट करता है। और एक बात और है जिसमें हम लोग सभी जो है हमारे फॉरेस्ट फायर वॉचर्स हैं, उनका हम इंश्योरेंस पहले से करा के रखते हैं, ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो उनको उस इंश्योरेंस से वित्तीय लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से हम लोग जो है विभाग उनके पूरी सेफ्टी का ख्याल रखता है, और यदि कोई चोटिल होता है तो हम लोग जब तक वो कर्मचारी स्वस्थ नहीं हो जाता, हम लोग रेगुलर जो है उसको हेल्प करते हैं। जी सर, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके कर्मचारी आग बुझाने जाते हैं, तो उसमें जो है हमारे पहाड़, हमारे पिथौरागढ़ के जो आम नागरिक हैं, उनकी कितनी मदद रहती है? क्या वो लोग भी मदद करते हैं जंगलों की आग बुझाने में? जी देखिए, हम लोग निश्चित तौर पे कम्युनिटीज को अवेयर करते हैं फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान भी, और खासकर उसके पहले भी, कि इस प्रकार की घटनाओं को जो है कंट्रोल किया जा सके, इनकी संख्या को हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपदा होती है फॉरेस्ट फायर, और इसमें जान माल का भी नुकसान होता है, जंगली जानवरों का भी जो हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। कितने जो है कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों के घरों तक आग चली जाती है, तो लोगों को वहां भी इंजरी देखने को मिली है। तो हम लोग पहले तो कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं, आपके सेंसिटाइजेशन NGOs के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करते हैं इसके बारे में, और हम एक सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट फायर एक ऐसा मुद्दा है कि जहाँ पे अगर आग लगी तो आपको मैन पावर चाहिए। वहाँ फिर अगर पहाड़ों पे आग लगी हुई है तो वहाँ पे अगर 5 की जगह 10 लोग हैं या 15 लोग हैं तो उस आग पे आप जल्दी काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यही अवेयरनेस के थ्रू, कई लोग ऐसे जागरूक हैं जो मोटिवेट होके जो है वन विभाग के साथ आते हैं। कई ऐसे, मैं वन पंचायतों का नाम लेना चाहूंगा। वन पंचायत भी एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे सरपंच और जो है लोगों की मदद से हम लोगों ने आग पे काबू पाया है। तो पिथौरागढ़ जनपद में भी ऐसे बहुत सारे वन पंचायतें हैं जो एक्टिवली विभाग को सपोर्ट करती हैं। अगर मैं इस पिछले फायर सीजन की बात करूं तो हमारे मेलडुगरी के सरपंच भुवन जोशी जी, और आपके बबीता धोनी जी मासो की सरपंच, और कई और सरपंचों ने जो है वन विभाग का इसमें एक्टिवली सपोर्ट किया है। चाहे कई जगह तो ऐसा भी देखा कि अगर लोग नहीं आ रहे तो सरपंच अकेला ही आता है, तो ऐसा भी देखा गया। और कई जगह जो हमारी महिला मंगल दल, खासतौर से मैं बोलना चाहूंगा, कई जगह महिला मंगल दलें जो है बहुत इसमें एक्टिवली वन विभाग का सपोर्ट करती हैं, जो और आपके जो युवक मंगल दल हैं और इस प्रकार के जो और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके माध्यम से देखा गया है कि वन विभाग को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है। हालांकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जहाँ पे हम लोग को एक्टिव सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लोग जानते हुए कि आग बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है, फिर भी वो जो है हम लोग के बुलाने पे भी ऐसे कई जगह है कि लोग नहीं भी आते हैं। लेकिन हम लोग लगातार इसमें जो है अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हैं ताकि लोगों को इसके साथ जोड़ा जा सके। बिल्कुल, जो लोग आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है सर। इस तरीके से लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगलों को बचाना सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी ज़रूरी है जंगलों का होना। क्या वृक्षारोपण में भी जनता जो है, आम जनता, वो आसानी से भाग ले सकती है इसके संरक्षण कार्यों में? अगर ले सकती है तो कैसे? जी देखिए, बिल्कुल हम लोग जो लार्ज स्केल प्लांटेशंस करते हैं, खासतौर का जो हमारा खासतौर पे जो हरेला पर्व होता है जो प्रतिवर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है, उस पे लार्ज स्केल प्लांटेशन एक्टिविटीज विभाग प्लान करता है। पर्टिकुलरली जब हरेला की स्टार्ट होती है 16 जुलाई को, तो उसमें हम लोग जो है निःशुल्क पौध वितरण भी करते हैं। कई हमारे ग्राम प्रधान हैं, कई ऐसे सरपंच हैं, कई ऐसे NGOs हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल लोग हैं जो हमसे पौध की डिमांड करते हैं, तो हम उनको जो है निःशुल्क पौध भी उपलब्ध कराते हैं। और फिर उनको अपने स्टाफ को भी ऐसे कई जगह इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे जैसे गड्ढे खोदने हैं, तो कैसे गड्ढे खोदना है, कैसे प्लांट सरवाइव करेगा, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर वृक्षारोपण अभियान में हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो संबंधित रेंज ऑफिसेज में संपर्क कर सकते हैं। जैसे हमारी रेंज ऑफिसर्स हैं आपके गंगोलिहाट, बेरीनाग, इस प्रकार से, तो वहाँ पे चाहे लोकल हमारे फॉरेस्ट का कर्मचारी है उससे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे डिवीजन ऑफिस जो पिथौरागढ़ में है, तो वहाँ भी हम लोग इसके बारे में हम लोग प्लांटेशन में पूरा सपोर्ट करते हैं जी। और सर, वन्य जीवों और इंसानों के बीच जो टकराव होता है उसको कम करने के लिए विभाग कैसे काम कर रहा है अभी? जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं इसके कारक बोलूं कि ये
क्यों जो है बढ़ रहा है या हम लोग को ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिलती है, बहुत सारे अपने कारण हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, कई जगह जो जंगल थे वो लगातार उनका जो है कटान हो रहा है विकास कार्यों के लिए, कई जगह अवैध कटान भी होता है। तो एक तो जो वन्य जीवों का नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल वास स्थल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो इससे वन्य जीव जो है आप ह्यूमन हैबिटेशंस की तरफ, हाँ, तो ह्यूमन हैबिटेशंस की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं लेपर्ड अटैक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो फॉरेस्ट हमारा डिग्रेड हो रहा है, जो फॉरेस्ट जो है हैबिटेट जो हमारे वन्य जीवों का कम हो रहा है, उससे भी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो कई बार ऐसी दुर्घटना अनजाने में भी हो जाती हैं। जैसे कई लोगों के, अगर मैं लेपर्ड अटैक्स की बात करूं तो लेपर्ड अटैक्स में लोगों के खासकर बरसात के सीजन में झाड़ियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो लोगों के घर के पास जब झाड़ियां बढ़ जाती हैं तो जो लेपर्ड होता है उसको छुपने का एक शेल्टर मिल जाता है। तो लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं, वो झाड़ियां नहीं काटते हैं, तो लेपर्ड वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो कुत्ते या अन्य उनके गाय या उनके चक्कर में आके बैठा होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी को पता नहीं है, छोटे बच्चे चले जाते हैं उस झाड़ी के पास है कुछ, तो लेपर्ड अटैक कर देता है। तो इस प्रकार की कई सारी जो है रीजंस हैं कि क्यों होता है। अगर हम बात करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं इनको कम करने के लिए, तो देखिए विभाग तत्परता से इसके लिए हमेशा काम करता रहा है। खासकर से हम लोग ने लिविंग विद लेपर्ड एक प्रोग्राम चालू किया था वन विभाग ने, जो हम इसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोग लोगों के खासकर स्कूलों में जाके बच्चों को, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप देखा गया लेपर्ड का वो या तो छोटे बच्चों पे अटैक करता है या वृद्ध जो आपके 50-55 साल के ऊपर के लोग हैं, जो आपके यंग एज है उसमें इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। तो हम लोग खासकर स्कूल्स को टारगेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग ने लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम के तहत हम लोग जो है जन जागरूकता फैलाते हैं इनसे कैसे बचें। तो आप जैसे हम लोग बातें बताते हैं कि आप लोग अकेले ना चल के समूहों में चलें, रात में चलना अवॉइड करें, या अपने घर के आसपास रोशनी रखें, लाइट्स लगाएं, जो झाड़ियां बढ़ जाती हैं उनको झाड़ियों को काटें, ठीक है। अगर कहीं गुलदार की मूवमेंट अगर आपको दिखती है तो तत्काल वन विभाग को आप सूचित करें। तो इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। दूसरा, हमने एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई हुई, जिसमें हमारे 7 से 8 जो है ट्रेंड फॉरेस्ट स्टाफ है, जिनको इन प्रकार की घटनाओं में स्पेशली ट्रेन किया गया है। तो कहीं भी जैसे किसी के घर में गुलदार घुस गया है या कहीं गुलदार जो है किसी को इंजर्ड अवस्था में मिलता है, तो हम लोग जो है अपनी टीम को वहां पे भेजते हैं, जिनके पास पूरी तरह से इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैंकुलाइजर गन होता है और जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, और उसको कैसे हम लोग ट्रीट करें और उनको कैसे हम लोग जो है, हमारे पास पिजड़े भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूरी टीम को मोबिलाइज करते हुए इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग त्वरित रूप से हम लोग जो है कैटर करने की कोशिश करते हैं। जी सर, इस प्रकार की घटनाएं अगर कहीं पे होती हैं तो वन विभाग तक उस सूचना को कैसे पहुंचा सकते हैं आम नागरिक? जी देखिए, हमारे वन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। उस टोल फ्री नंबर पे आप इसमें आप बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। वो हमारी 24/7 हेल्पलाइन है। तो 1926 पे आप कॉल करके, चाहे आप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की कोई घटनाओं के बारे में बता सकते हैं, या कोई वनाग्नि की घटना है, या फॉरेस्ट से संबंधित कोई भी घटना जो आपको लगता है कि हमें उच्च स्तर पे जिसको सूचित किया जाना जरूरी है, तो वो आप 1926 के माध्यम से आप जो है विभाग में आप कॉल करके इसको बता सकते हैं। तो सर, जैसे कि अभी बात आई थी अवैध कटाई की, तो अब मैं आपसे इसमें ही पूछना चाहता हूँ कि अवैध कटाई और शिकार को कम करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं पिथौरागढ़ में? जी देखिए, अगर कोई भी अवैध कटान की दुर्घटना होती है, कोई भी घटना प्रकाश में आती है, तो तत्काल हम लोग जो है अपनी टीम को वहाँ पे मौके पे भेजते हैं और जो है घटना का संज्ञान लेते हुए जो भी प्रकरण होता है उसमें पूरी जांच की जाती है। अगर किसी ने जो है आरक्षित वन पे पेड़ को काटा है तो हम लोग कई बार उसको अरेस्ट भी करते हैं और फिर उसमें जो है एक वन अपराध हम लोग जो है पंजीकृत करते हैं। जैसे पुलिस में FIR होती है, वैसे ही फॉरेस्ट की अपनी एक FIR होती है, जिसको हम लोग H2 केस के नाम से भी बोलते हैं। तो हम लोग तुरंत वन अपराध पंजीकृत करके उसमें जो हमारे फॉरेस्ट के नियम है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उसके तहत भी कार्रवाई करते हैं, या हमारे ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 है, उसके तहत भी हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। कई बार जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाती है। और सर, पिथौरागढ़ के जंगलों में कौन कौन सी मुख्य वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं? पिथौरागढ़ का फॉरेस्ट काफी रिच है और इसमें हमारे कई प्रकार के वन्य जीव जो है इसमें पाए जाते हैं। जो इंडियन लेपर्ड है उसकी संख्या भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। उसी प्रकार जो थोड़े हायर एल्टीट्यूड्स है वहाँ पे हिमालयन ब्लैक बेयर जो काला भालू होता है वो भी पाया जाता है। और जो आपके सिवेट कैट है
लेपर्ड कैट है। अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स में आपकी मोनाल भी पाई जाती है, खलीज फिजेंट भी पाई जाती है, और जो हमारी और वेरी हाई एल्टीट्यूड की बर्ड्स है, स्नो पार्ट्रिज है, इस प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। सर, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पिथौरागढ़ के डीएफओ होने के नाते आप यहाँ के आम नागरिक तक अपना क्या संदेश एफएम पंचूल पल्स के माध्यम से पहुँचाना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट सेक्टर है, जो पर्यावरण का जो एक दृष्टिकोण है, एक वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो इस पर्यावरण के दृष्टिकोण से सभी आम नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो वनों और वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभाग का साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं, और लगाएं ही नहीं, उनको संरक्षित भी करें। हम लोग को सिर्फ ये टारगेट नहीं करना है कि हम लोग ने 100 पेड़ लगाए, 1000 पेड़ लगाए, उसमें से कितने पौध हम बचा पा रहे हैं, तो उस पर भी हमको ध्यान देना है। साथ ही मेरा ये संदेश रहेगा कि जो वनाग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं उसमें आप लोग अवेयर हों, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपदा है ये वनाग्नि। तो आप लोग इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त ना रहें, और अगर कोई ऐसी घटनाओं को कोई अंजाम देता है, अगर आपको ऐसे लोगों के बारे में पता है, तो तत्काल उनकी सूचना वन विभाग को दें, ताकि हम लोग उन पे जो है लीगल तरीके से कार्रवाई कर सकें। और सर, जैसे जंगलों के एरिया में जिनके घर होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दूर दूर जंगलों में घर होते हैं, तो आग लगने वाले समय में उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके जंगलों में एकदम घर होते हैं? जी देखिए, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो मैं तत्काल जो है उन लोगों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोग फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, उनसे संपर्क करें और उनको तत्काल सूचित करें, ताकि हमारी टीम वहाँ पे जा सके। और आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके बता सकते हैं, अगर आपके पास लोकल फॉरेस्ट गार्ड या लोकल स्टाफ का नंबर नहीं है तो आप जो है तत्काल इसमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एफएम पंचूल पल्स में आए और इतनी महत्वपूर्ण और खूबसूरत जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और पर्यावरण की इस तरीके से रक्षा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आम नागरिक हैं वो भी आपका इस कार्य में जरूर साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।